अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर बीइंग डन विद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, नाउ वी शैल मूव ऑन टू रेशो एनालिसिस। ठीक है ना। रेशो एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हो, किसी भी दो रिलेवेंट आइटम्स को जो है वो आपस में जो है आप कंपेयर कर रहे होते हो। ठीक है ना। अब देखो, डिफरेंट रेशोज़ होते हैं, तुम्हारे डिफरेंट रेशोज़ होते हैं। जो रेशोज़ तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, बट उनको ब्रॉडली चार कैटेगरीज़ में जो है वो तोड़ा है। अब तुम अगर रेशोज़ की डेप्थ में जाओगे, जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से मैं एक दो यूनिवर्सिटीज़ में वो पूरा कोर्स पढ़ा रहा होता हूँ, सो वो बहुत डिटेल है, बहुत डेप्थ है। क्योंकि जैसे इंग्लिश, उर्दू ये हमारी लैंग्वेज है, तो आपकी जो क्या कहते हैं अकाउंटिंग भी जो है वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन के जो है बहुत सारे जो है क्या कहते हैं वे आउट्स होते हैं। तो सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करने के तुम्हारे कोर्स में तो अभी तीन जो हैं वो क्या कहते हैं वे आउट्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेशो एनालिसिस। अब रेशोज़ के अंदर भी बहुत डेप्थ है। अलबत्ता आईकेप ने तुम्हारे लिए जो है रेशो एनालिसिस को चार कैटेगरीज़ में तोड़ के बताया है, तो अगर इन चार कैटेगरीज़ को तुम तमीज़ से कर लेते हो तो इंशाल्लाह रेशो एनालिसिस वाला जो है तुम्हारा क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जैसे जैसे मैं अगर तुम लोगों से बात करूं कि अच्छा, मैं सवालात के जवाबात जो है ना वो बाद में तुम लोगों का एक एक जो है वो मैं तुम लोगों के कंसर्न्स एड्रेस कर दूंगा। रेशो एनालिसिस, जैसा कि मैंने एक और अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें, अच्छा, आज हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस डिटेल में देखा है, उसकी रीजनिंग भी देखी है। रेशो एनालिसिस के अंदर मैंने जो तुम लोगों से वीडियो शेयर की थी उसमें ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ मैंने बता दिए थे, लिक्विडिटी रेशोज़ बता दिए थे, डेट और सॉल्वेंसी रेशोज़ बता दिए थे। सो मैं चूँकि अभी पेपर भी करीब हैं तो मैं तुम लोगों का टाइम जो है ज़ाया नहीं करूँगा। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और डेट और सॉल्वेंसी रेशोज़, कम होता है तो क्या इम्पेक्ट होता है, ज़्यादा होता है तो क्या इम्पेक्ट होता है, कौन सा रेशो ज़्यादा होगा तो कंपनी के लिए जो है कितना इम्पैक्टफुल होगा, पॉजिटिवली वुड इट इम्पैक्ट द कंपनी पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वो सारी चीज़ें, सारी परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो है जिसमें मैंने टिक किया है वो मैंने अपनी उस वीडियो में जो है वो बताया हुआ है, जो कि तुम लोगों से शेयर भी की हुई है। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं वापस शेयर भी कर दूंगा तुम लोगों को। ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, लिक्विडिटी रेशोज़ और डेट और सॉल्वेंसी रेशोज़। सही है, मैं सिर्फ आइडिया दे देता हूँ, मैं आइडिया दे देता हूं तुम लोगों को। देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज शोज के कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है, सही है ना, और प्रॉफिट जो है वो सेल्स का कितना कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो प्रॉफिट रिलेटेड जितने भी रेशोज होते हैं वो इसमें हैं, मेरी डिटेल में वीडियो है, अगर किसी के पास नहीं है आई वुड बी शेयरिंग दैट विद ऑल ऑफ यू। लिक्विडिटी रेशोज का मतलब ये है कि देखो, पैसा कमाना, प्रॉफिट और कंपनी के पास कैश होना दो अलग अलग चीज़ें, सही है ना। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि लेट्स से मैं हसन मारफानी, मेरा एक कोचिंग सेंटर है मारफानी बिजनेस स्कूल। अब मेरे पास हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट सब उधार पे पढ़ते हैं, तो मेरा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं एक्रूवल बेसिस पर जो है अकाउंटिंग करता हूँ IFRS के तहत, बट मेरी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ख़राब होगी। याद रखो, तुम्हारे पास कैश नहीं हो ना और तुम प्रॉफिट में हो तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि तुम नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि तुम खर्चे कैसे पूरे करोगे। बट अगर तुम प्रॉफिट में नहीं हो मगर कैश है तुम्हारे पास, तुम लिक्विड हो, हाई लिक्विड जो है कंपनी हो, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि तुम प्रॉफिट में चले जाओगे। क्यों? पैसे है ना, पैसा पैसे को खींचता है, घुमा सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं। इसमें मैं बताता हूँ, जैसे मेरे एक दोस्त हैं, हमारी फ्रेटर्निटी के ही टीचर हैं, सही है ना। सो वो यही बोलते हैं कि यार हसन, मेरा ख्वाब है कि वो बच्चों को भी ये बोलता है कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में ना 7-8 करोड़ रुपए हो जाए। सो मैंने उससे पूछा क्यों, तो बोलता है बैंक अकाउंट में जब मेरे पास 7-8 करोड़ रुपए हो जाएंगे ना तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको बैंक में रखा दूंगा। जब मैं बैंक में रखवा दूंगा तो 10% का जो है मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, 10, 11, 12% का। तो अगर तुम कंजर्वेटिव साइड 10% भी लगाओ तो 8 करोड़ रुपये जो है 10% कितना बनता है, 80 लाख। और 80 लाख को डिवाइडेड बाई तुम अगर 12 करो तो ये कितना बनता है, 80 लाख डिवाइड बाई 12 कितना होता है, ये 7-8 लाख रुपए बनता है। सो वो उस तरीके से होना मेरी लाइटर नोट, जब हम लोग बैठे हुए होते हैं 6-6.5 लाख रुपए, तो आजकल के ज़माने में 6.5 लाख रुपए एक मुनासिब जो है वो आपकी इनकम होती है अगर मंथली आपके पास आ रही हो तो। सो ये तो एक ऑन अ वेरी लाइटर नोट मैंने आप लोगों को शेयर किया है। सो लिक्विडिटी रेशोज़ आपको बताते हैं कि भाई जो है कंपनी के पास कैश कितना है, कितनी लिक्विड है, सही है। अब सर इसकी डिटेल्स क्या हैं वो मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई है, मैं अपना टाइम जो है वो तुम्हारा वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा,
सही है ना, तो वो वीडियो वापस देख लेना, अगर किसी के पास नहीं है डू मैसेज मी, आई वुड बी शेयरिंग दैट वीडियो विद ऑल ऑफ यू। सही है, नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है, हर चीज़ को कमाने के अलग रास्ते होते हैं ना, कुछ चीज़ें सूद होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो प्रॉफिट होता है। सही है। डेट और सॉल्वेंसी रेशो, डेट और सॉल्वेंसी रेशो का मतलब ये है कि भाई कंपनी कितनी लेवरेज्ड है। अब लेट से मैं बोलता हूँ मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए, बट मेरे भाई के हैं, सो मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, समझ रहे हो। सो बाजुकात होता है कंपनी को, तुमने सुना होगा, दूसरे के पैसों से कमाना, लोन लेके कमाना। तो डेट या सॉल्वेंसी रेशो ये बताती है कि भाई कंपनी के खुद के कितने पैसे लगे हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशो। इसके ऊपर हमने बात करना है, जो एग्जामिनर का फेवरेट भी है और अहम भी है, और काफ़ी बच्चे इसमें परेशान भी रहते हैं। तो सर आप लोग तैयार हो? मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशोज, उसकी कमेंट्री, डिटेल्ड कमेंट्री वो ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। अच्छा देखो, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशो की अगर मैं बात करूँ ना, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल होता क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। याद रखो, आइडियली तुम्हारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आपस में मैच होने चाहिए, या करंट एसेट्स तुम्हारे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। अब एक कंपनी है, देखो समझना मेरी बात, नॉर्मली तुम्हारा जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, जिसकी बेसिस पे तुम अपने ऑपरेशंस अर्न कर रहे होते हो, वो 3 चीज़ों पर मबनी होता है वर्किंग कैपिटल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले गौर से सुनना। वर्किंग कैपिटल तुम्हारा नॉर्मली 3 चीज़ों पर मबनी होता है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और अकाउंट पेएबल। ऐसा ही है। अब इन्वेंट्री भी 3 किस्म की होती है। कौन कौन सी होती है इन्वेंट्री 3 किस्म की? इन्वेंट्री भी 3 किस्म की होती है। कौन कौन सी, जल्दी से बताओ? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। ऐसा ही है। ये 3 किस्म की तुम्हारी जो है इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। अब सर ये वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल ये कौन से कंसर्न्स में आता है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में आता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक कंपनी है बहुत अच्छा प्रॉफिट करती है, सेल्स भी जो है अरबों में खरबों में, बट ज़्यादातर उधार पर है, ज़्यादातर उधार पे, तो बताओ ये कंपनी अपनी सेल्स को जो है मटीरियलाइज कर पा रही या नहीं कर पा रही? मतलब उस सेल्स के एवज रिकवरी कर पा रही या नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही। सो होगा क्या? रिसीवेबल्स बढ़ेंगे, बेड डेट्स बढ़ेगा, और पैसा जो है वो जो आना था वो नहीं आ पाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कंपनी का जब पैसे में रिकवरी नहीं हुई, और अल्टीमेटली याद रखो हर कंपनी का मकसद क्या होता है? वो पैसे को घुमा के अल्टीमेटली पैसा बनाए। यानी एक पेन है, अगर मैं ये 10 रुपये का खरीदता हूँ ना, मेरा एम ये होगा कि इसको 10 रुपये में इसको 10 रुपये की चीज़ को 10 रुपये से ज़्यादा में बेचूँ, उससे 12 में बेचूँ, और 12 रुपये मेरी जेब में है, और फिर मैं 12 रुपये से वापस जो है 12 रुपये से एक और पेन खरीदूँ, और ये सर्कल घुमाता रहूँ, घुमाता रहूँ, घुमाता रहूँ, घुमाता रहूँ, घुमाता रहूँ, घुमाता रहूँ, और ऐसे पैसे बनता रहेगा। एक आसान सी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आसान सी एग्जांपल दे रहा हूँ वर्किंग कैपिटल की, तुम्हारी सिर्फ समझने के लिए। मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास एक पेन है, अज्यूम करो ये एक पेन है जो कि मैं 10 रुपये का बेचता हूँ, PKR 10 रुपये, और मुझे सेम डे पे पैसे मिल जाते हैं, रिकवरी सेम डे। बताओ साल में इस पैसे को मैं कितनी दफ़ा घुमा सकता हूँ? साल में इस पैसे को कितनी दफ़ा घुमा सकता हूँ? 365 टाइम्स, 365 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि मैं 365 टाइम्स गोला बना सकता हूँ, और मैं पैसे को घुमा घुमा के इसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अब तुम सुनना, सिर्फ सुनना, अगर मैं यही एक पेन बेचता हूँ 10 रुपये का, और रिकवरी एक दिन बाद है, आफ्टर 1 डे, यानी ऑल्टरनेट डे पे, तो इस पैसे को मैं कितनी दफ़ा घुमा सकता हूँ साल में? 182 टाइम्स। यू सी, सिर्फ एक दिन उसको उधार देने पर मेरा जो रोलिंग है वो 50% से कम हो गई है। यू सी, अब इसी के तरीके से अगर एक पेन मैं 10 रुपये का बेचता हूं और रिकवरी 3 मंथ्स बाद है, आफ्टर 3 मंथ्स,
सो मैं कितनी दफ़ा इस पैसे को घुमा सकता हूँ? ओनली 4 टाइम्स। 182 कैसे आया बेटा? 182 ऐसे आया कि अगर लेट से तुमने आज किसी को पेन बेचा, वो तुम्हें पैसे जो है वो एक दिन बाद दे रहा है, तो तुम एक दिन बाद उसको आगे लगाओगे ना, सेम डे पे नहीं लगा पाओगे। सो होगा क्या? अगर तुम देखो तो साल में 365 दिन होते हैं, तो तुमने जो है आधे दिनों में तो उसको उधार पे दिया हुआ होगा, तो आधे दिनों में तो तुम्हारे पास होगा ही नहीं कैश। सो 182 डेज हो गया ना, सही है। तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारे उधार की वजह से तुम्हारे पैसे जब स्टकअप होते हैं, सही है ना, तुम्हारे पैसे जब स्टकअप होते हैं तो तुम्हारे कैश साइकिल पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये कहलाता है कैश साइकिल। सो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, अगर तुम्हारा रिसीवेबल ज़्यादा स्टकअप होगा, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा कैश साइकिल बुरा इम्पैक्ट होगा या अच्छा इम्पैक्ट होगा? जल्दी से बताओ। कैश साइकिल बुरे से इम्पैक्ट होगा, तुम्हारा कैश साइकिल और बुरा होगा। याद रखो, रिसीवेबल के डेज जितने ज़्यादा होंगे रिसीवेबल के डेज, उतना क्या होगा? तुम्हारी कैश साइकिल पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और रिसीवेबल के जितने कम डेज होंगे तुम्हारे कैश साइकिल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा ही है, ज़बरदस्त। इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल समझ गए हम। अकाउंट रिसीवेबल, किसी के दिमाग में कोई कीड़े? इन्वेंट्री अब इधर लिख लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा, ये बना लेते हैं, ये जो बच्चा बोल रहा था ना, कैश साइकिल को मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, डबल सी। अकाउंट रिसीवेबल अगर जो है तुम्हारा बढ़ेगा तो तुम्हारा कैश साइकिल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बैड इंपैक्ट। अकाउंट रिसीवेबल अगर तुम्हारा कम होगा तो जल्दी से बताओ कैश साइकिल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? गुड इंपैक्ट। ऐसा ही है। इन्वेंट्री, जल्दी से बताओ, इन्वेंट्री ज्यादा देर के लिए पड़ी हुई है तुम्हारे पास शेल्फ लाइफ इन्वेंट्री की जितनी ज्यादा होगी, कैश साइकिल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जल्दी से बताओ। इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी, कैश है बुरा पड़ेगा ना। अरे भाई, तुम्हारा माल जो है पड़ा ही रहता है, कोई खरीदता ही नहीं है, बुरा। और इन्वेंट्री का लाइफ साइकिल जितना कम होगा, कैश साइकिल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो मैं ये लिख सकता हूं, इन्वेंट्री या अकाउंट रिसीवेबल अगर बढ़ेंगे इन्वेंट्री या अकाउंट रिसीवेबल अगर बढ़ेंगे तो कैश साइकिल पे बुरा इंपैक्ट होगा। इन्वेंट्री या अकाउंट रिसीवेबल अगर कम होंगे तो कैश साइकिल पर अच्छा इंपैक्ट होगा। जबरदस्त। अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल का मतलब क्या है? अकाउंट पेएबल अगर ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, इसका क्या मतलब है? अकाउंट पेएबल अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है लोग तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, लोग कॉन्फिडेंट हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें उधार पे पैसे देते हैं। भाई मेरा बस चले तो मैं तो सारी चीज़ें उधार पे लूँ और उसको बेच दूँ और वही पैसे मैं इसको घुमा के दूँ। भाई मेरा बस चले सर, हमने पैसा हुआ है लोगों का, हाँ, यानी मेरा बस चले तो मैं क्या करूँ, मलिक से सारा माल उधार पे लूँ और इसको आगे बेचूं, मेरा कुछ भी पैसा ना लगे और मैं उन बंदों से जो पैसा है वही मलिक को दूं और प्रॉफिट अपनी जेब में रखूं। इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा? काफी लोग इसे करते भी हैं, सही है ना। सो याद रखो, अकाउंट पेएबल जितना ज्यादा होगा वर्किंग कैपिटल पर इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सही है, तो मैं इधर लिख देता हूं, अकाउंट पेएबल अगर ज्यादा होगा तो कैश साइकिल पे इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कैश साइकिल गुड। और अगर अकाउंट पेएबल कम होगा तो कैश साइकिल पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बैड। मानते हो या नहीं मानते? तो बस इतनी सी चीजें वर्किंग कैपिटल के अंदर, और कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम और कुछ नहीं है चीजें, तुम तमीज से कर लो ये, और कुछ भी नहीं है चीजें। अब सर इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इसको तुमने देखना है।
अच्छा देखो, ये जो मैंने बात बताई है ना अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री की, ये मैंने तुम्हें एग्जाम में रीज़न लिखने के लिए बताई है। इसमें और भी मॉडलिटीज़ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो परेशान नहीं होना, वो भी तुम्हारे लेवल पर नहीं है, सही है ना। हो सकता है तुम किसी किताब में पढ़ोगे नहीं भाई ज़्यादा अकाउंट पेएबल होगा तो फिर वो मसला होता है, मसले मसाइल होते हैं, बट अभी तुम्हारे लेवल के लिए कैश साइकिल को समझाने के लिए ये चीज़ जितनी तुम्हारे लेवल पर ज़रूरी थी वो बताई है मैंने। यार दाऊद, ये तो डिपेंड करता है ना, देखो मसला तो हर जगह हो सकता है, तो यही तो चीज़ है कि आप अपने सप्लायर को मैनेज कैसे करते हो, सही है ना। जैसे अभी मेरा एक कज़न है, वो क्या करता है, वो चाइना से माल इंपोर्ट करता है और वो यही काम कर रहा होता है। माल आता है, चाइना वालों ने उसको 30-35 दिन दिए हुए, वो आगे माल घुमा देता है, उनसे पैसे लेता है, चाइना वालों को दे देता है। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस हमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट भी तो अज्यूम करनी है ना मेरा बच्चा। अच्छा जी, देखो यार, पहला जो रेशियो है तुम्हारा एवरेज टाइम टू कलेक्ट रिसीवेबल, एग्जाम में आ सकता है, इसको बहुत गौर से सुनना। और रिसीवेबल टर्नओवर, सर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों एक ही चीज़ है, बस फ़र्क क्या है, एवरेज टाइम टू कलेक्ट रिसीवेबल, जिसको सेल्स आउटस्टैंडिंग डेज भी कहते हैं, सेल्स आउटस्टैंडिंग डेज भी कहते हैं, ये आता है आपका नंबर ऑफ डेज में, और रिसीवेबल टर्नओवर आता है टाइम्स में। बहुत गौर से बस लॉजिक याद रखना, रिसीवेबल और इन्वेंट्री जितना ज़्यादा होगा, रिसीवेबल और इन्वेंट्री जितना ज़्यादा होगा उतना कैश साइकिल के लिए बुरा है, रिसीवेबल और इन्वेंट्री जितना कम होगा कैश साइकिल के लिए उतना अच्छा है। पेएबल जितना तुम्हारा ज़्यादा होगा कैश साइकिल के लिए अच्छा है, और पेएबल जितना कम होगा कैश साइकिल के लिए बुरा है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा जी, अब सर फॉर्मूला हम देख लेते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई सेल्स, नॉर्मली क्रेडिट सेल्स होनी चाहिए, बट अगर तुम्हारे पास टोटल सेल्स दी हुई हो तो तुम टोटल सेल्स ही लिख लेना, सही है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये देख लो, ये एमसीक्यू के लिए, सेल्स आर यूजुअली टेकन एज टोटल सेल्स, however if sales are analyzed into credit and cash sales, it is probably more appropriate to use the figure for credit sales only। ये बहुत अहम चीज़ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए बहुत अहम चीज़ है, एमसीक्यू के लिए बहुत अहम चीज़ है, इसको नोट कर लो। अगर तो टोटल सेल्स है तो टोटल सेल्स लोगे, मगर अगर क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स अलग अलग दी है तो वो अलग अलग लोगे, सही है। सर फॉर्मूला क्या है? डेज रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है, यानी एवरेज डेज टू कलेक्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज रिसीवेबल्स, सर मैं फिर से इसका एवरेज रिसीवेबल्स क्या होते हैं तुम्हारे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, तो ये एवरेज रिसीवेबल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। डिवाइडेड बाई सेल्स करना है, मल्टीप्लाई बाई 365 कर देना है, नंबर ऑफ डेज। सो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल डेज। इस 14 दिन का मतलब क्या है? इस 14.4 दिन का मतलब ये है कि तुम जब भी सेल करते हो तो 14 दिन के अंदर कैश में तुम्हें पैसे मिलते हैं। माजबीन अगर क्रेडिट सेल्स तुम्हें सवाल में दी हुई हो तो लेनी है, वरना टोटल सेल्स लेनी है। इस 14 दिन का मतलब क्या है? 14 दिन का मतलब ये है, 14 दिन का मतलब ये है कि सर आप अगर आज एक सेल कर रहे हो डे 1 पे, तो आपको पैसे कितने दिन में, कौन से दिन पे मिलते हैं? 14वें दिन पे या 15वें दिन पे। इसका मतलब क्या है? तुम साल में कितनी दफा पैसे घुमा सकते हो? जल्दी से बताओ, साल में कितनी दफा पैसे घुमा सकते हो? जल्दी से बताओ। साल में, सर साल में कितने दिन होते हैं? सर साल में दिन होते हैं 365 डेज। अगर 365 डेज को मैं 14.4 डेज से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मैं कितने दिन पैसे घुमा सकता हूं। जल्दी से बताओ, 365 डिवाइडेड बाई, सुभान अल्लाह, 25.2 डेज, 25.3 डेज। अरे 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 सर, ये तो टर्नओवर का ही फॉर्मूला है, ये तो टर्नओवर का फॉर्मूला है, ये तो टर्नओवर का हम लोग रट्टे लगाते हुए आ रहे हैं। सेल्स को डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स करो, तुम्हारे पास टर्नओवर आ जाएगा। अरे सर आपने तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला बता दिया कि सर अगर तो मैं नंबर ऑफ डेज निकाल लूँ तो 365 को अगर नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने टाइम्स पैसों को घुमा सकता हूँ। तो टर्नओवर का फॉर्मूला मुझे सर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नंबर ऑफ डेज को ही डिवाइडेड बाय एवरेज टर्नओवर, अगर मैं ईयर्स, डेज इन अ ईयर को अगर मैं जो है एवरेज डेज टू कलेक्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो है टर्नओवर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सर एवरेज डेज टू कलेक्ट अगर तुम निकाल लेते हो, सही है, और अगर उसको 365 से डिवाइड कर देते हो तो ऑटोमेटिकली टर्नओवर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो टर्नओवर का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे जो है वो रट्टे लगाते हैं, भाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365 तो डेज आ जाएंगे। अच्छा, और अगर टर्नओवर निकालना है तो इसको उल्टा कर दो। अरे भाई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है,
लॉजिकली सोचो, समझ रहे हो? तो रिसीवेबल्स टर्नओवर निकालने का अगर तुम्हें निकालना हो तो तुम ये भी कर सकते हो 365 डेज डिवाइडेड बाई एवरेज डेज टू कलेक्ट। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। तुम इतना लंबा ना करो, इसको उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली करोगे इंशाल्लाह अफाका होगा। क्लियर है आपको? सर एवरेज डेज टू कलेक्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 365। हायर द डेज, हायर नेगेटिव इंपैक्ट वुड बी ऑन द कैश साइकिल। क्लियर है आपको? आगे बढ़े सर। रिसीवेबल वाले डेज क्लियर है सर आपको? एवरेज डेज टू कलेक्ट क्लियर है आपको? आगे बढ़े। अच्छा जी, इसके बाद एवरेज टाइम फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। सर हमें ये चीज पता है, इन्वेंट्री जितनी ज्यादा देर हमारे पास रहेगी उतना कैश साइकिल के लिए बुरा है। सर इसका फॉर्मूला क्या है? वही फॉर्मूला एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या है सर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स कर देना। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। अब सर जैसे इस सवाल में है, इस सवाल में है कि सर आप इन्वेंट्री को 33 डेज आपके पास रहती है, यानी जब आप खरीदते हो तो आइडियली इन्वेंट्री आपकी कब बिकती है? 33वें दिन जाके बिकती है। लव यू टू रूह, लव यू टू। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, बस तुम्हें फायदा हो, अच्छी बात है। सर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है? इन्वेंट्री 33वें दिन जाके बिकती है। जल्दी से बताओ टर्नओवर क्या है? टर्नओवर क्या है? कितने टाइम घुमा सकते हो? जल्दी से बताओ कितने टाइम घुमा सकते हो? 365 डिवाइडेड बाई 33.4, देखो यही आ रहा है 10.9। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो सर टर्नओवर वाला हम तो परेशान हो रहे थे, ये तो बहुत आसान है। हमने तो रट्टे लगाए हुए थे, इसको उल्टा कर दो, ने इसको सीधा कर दो, ने इसको तिरछा कर दो, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? खुश हो? हाँ भाई मलिक, तेरा गम खत्म हुआ है नहीं हुआ? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाजुकात रॉ मटेरियल दी हुई होती हैं, वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ होता है, फिनिश गुड दिया हुआ होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर रॉ मटेरियल होगा तो एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एवरेज रॉ मटेरियल को तुम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाय 365 कर दोगे, सो यू वुड गेट द नंबर ऑफ डेज, राइट? रेशो आसान है, ये सिर्फ हम लोगों का कंफ्यूजन है। जस्ट होल्ड ऑन विद मी अनीता, मैं एक सेशन ले रहा हूँ, कैन आई कॉल यू बैक? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, सो मुझे आप ये बताओ कि आपको ये चीज़ क्लियर है? भाई देखो, इन्वेंट्री के अंदर अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये कर देना है मल्टीप्लाई बाय 365। अगर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री निकालनी है, होल्डिंग पीरियड निकालना है, तो एवरेज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और फिनिश गुड्स का तो तुम्हें पता है फॉर्मूला, फिनिश गुड्स मतलब इन्वेंट्री, एवरेज फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस हमें एक चीज का याद रखना है, जितना इन्वेंट्री रिलेटेड रेशोज या नंबर ऑफ डेज या टर्नओवर डेज तुम्हारे जो हैं, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डेज तुम्हारे ज़्यादा होंगे, उतना तुम्हारा जो है कैश साइकिल पर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ का याद रखो, काविश वो बेटा बाद में बताता हूँ, वो बाद में, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा अब एक चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ये रट्टे लगाने वाले ज़रूर सुन लो, ज़रूर सुन लो, ज़रूर सुन लो, ज़रूर सुन लो, खुदारा ज़रूर सुन लो। एक बात बताओ, नंबर ऑफ डेज जितने ज़्यादा होंगे उतने टाइम्स में कम घुमा सकता हूं या ज़्यादा घुमा सकता हूं? नंबर ऑफ डेज जितने ज़्यादा होंगे मेरे रिसीवेबल के या इन्वेंट्री के, उतना पैसा कम घूमेगा या ज़्यादा घूमेगा? कम घूमेगा ना मेरी जान, कम घूमेगा ना, कम घूमेगा ना। कैसे? तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, ये टर्नओवर और डेज टू कलेक्ट का बहुत अहम चीज है। डेज टू कलेक्ट जितने ज्यादा होंगे, कैश साइकिल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। मगर टाइम्स टर्नओवर जितना ज्यादा होगा, उतना कैश साइकिल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा।
ये चीज याद रखना, ये मैं लिखवा देता हूं, ये मैं लिखवा देता हूं, इसको नोट कर लो। अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, या मैं लिख देता हूं, डेज जितने ज्यादा होंगे उतना कैश साइकिल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कैश साइकिल पर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। जितना अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री डेज कम होंगे उतना कैश साइकिल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? गुड इंपैक्ट पड़ेगा। मगर एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री टर्नओवर, टर्नओवर मतलब टाइम्स में, टर्नओवर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना कैश साइकिल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? गुड इंपैक्ट पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई अगर दिन ज्यादा लग रहे हैं तो टर्नओवर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। भाई मैं बोलता हूं मेरा रिसीवेबल 1 साल बाद जाके जो है वो रियलाइज होता है, तो टर्नओवर क्या है? 1, तो बुरा है। मगर अगर मैं बोलता हूं 2 दफा तो टर्नओवर बढ़ गया। 182 डेज का मेरा जो है वो डेज कलेक्टिंग डेज है, तो टर्नओवर क्या हो गया? 1 से 2 हो गया ना, बेहतर हो गया। सो याद रखो अकाउंट रिसीवेबल का टर्नओवर या इन्वेंट्री का टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है कैश साइकिल के लिए, और जितना कम होगा कैश साइकिल के लिए उतना बुरा है। मानते हो या नहीं मानते? ये चीज़ याद रखना, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं बताइए, ये बड़ी लॉजिक है। भाई मेरे पैसे अगर पूरे साल कहीं खपे रहते हैं तो इसका मतलब क्या है? टर्नओवर कुछ है ही नहीं, 1 दफा है। मगर अगर मैं बोलता हूं मेरे पैसे साल में 182 टाइम जो है रिसीवेबल में 182 डेज तक स्टकअप होते हैं, तो टर्नओवर अच्छा हो गया ना, 2 टाइम्स में घुमा सकता हूं पैसे। सो याद रखना डेज और टर्नओवर का इनवर्स रिलेशनशिप है। हायर द कलेक्टिंग डेज लोअर वुड बी द टर्नओवर। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर है। ये याद रख लेना, ये एमसीक्यू के बहुत अहम सवालात हैं भाई, ये बहुत अहम सवालात हैं। एवरेज टाइम टू पे टू सप्लायर्स, सर अब ये तुम लोग मुझे जवाब दोगे, अब ये तुम लोग मुझे जवाब दोगे। एवरेज डेज टू पे टू सप्लायर, इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज पेएबल्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। सर जल्दी से बताओ, पेएबल के जितने डेज ज्यादा होंगे उतना कैश साइकिल के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा, जबरदस्त, लव यू गाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जल्दी। और अगर टर्नओवर ज्यादा है पेएबल का टर्नओवर ज्यादा है, अब बताओ पेएबल का टर्नओवर ज्यादा है तो अच्छा है या बुरा? बुरा कैसे? हाँ बुरा है सर। बुरा क्यों? क्योंकि सर टर्नओवर ज्यादा होने का मतलब है पेएबल जल्दी जल्दी पे करना पड़ रहा है। अच्छा बताओ, अगर पेएबल के डेज कम है तो ये कैश साइकिल के लिए अच्छा है या बुरा है? हाँ, और अगर टाइम्स या टर्नओवर कम है तो पेएबल का अगर टर्नओवर या टाइम्स कम है तो कैश साइकिल के लिए अच्छा है बुरा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, छा गए, छा गए, बहुत अच्छे, लव यू गाइस, लव यू। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज। अच्छा यार कैश साइकिल क्या होता है? कुछ भी नहीं है, कैश साइकिल बहुत आसान सी चीज़ है, देख लो, कुछ भी नहीं है कैश साइकिल। इसका एक आसान सा फॉर्मूला है कैश साइकिल का, जिसको ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। वो जो तुमने ऊपर डेज निकाले थे ना, रिसीवेबल डेज, जितने भी डेज निकाले थे प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेएबल डेज, ये पूरा कैश साइकिल है। सर एग्जांपल ले लो, मैं बोलता हूं मैं माल खरीदता हूं, 66 दिन बाद बिकता है, 66 दिन बिकने के बाद 52 दिन का मैं उसको उधार देता हूं,
और 32 डेज का मुझे आगे से उधार मिलता है। तो मैं अगर आज ये पेन खरीदता हूँ जो कि 66 दिन तक मेरे पास रहती है, 52 दिन का मैं आगे उधार देता हूँ और मुझे उधार मिलता है आगे से 32 दिन का, तो ये जब मैं पेन खरीदता हूँ तो खरीदने से लेकर बेचने तक मेरा पैसा कितने दिनों के लिए फंसा रहता है? दिस इज कॉल्ड कैश साइकिल। तो ये कितना है? 87 डेज। यानी मैं तकरीबन अगर एक पेन खरीदता हूं तो 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए मेरा पैसा फंसा रहता है। दिस इज कॉल्ड कैश साइकिल। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो? कैश साइकिल समझ गए कि माल खरीदने से लेकर बेचने तक कितना वक्त लगता है। ये पेन है जिसको 66 मैं खरीदता हूं तो 66 दिन तक मेरे पास शेल्फ में पड़ा रहता है। फिर जब मैं आगे बेचता हूं तो कस्टमर आगे से उधार ले लेते हैं 50 दिन का, मगर मुझे भी जो है उधार मिलता है तकरीबन 35 दिन का। तो मेरी जेब से जब ये पेन मैंने खरीदा और मेरी जेब में पैसे आने तक टोटल कितने दिन लगे? 87 डेज। तो कैश साइकिल का फॉर्मूला क्या है? रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेएबल डेज। हाथ में कैलकुलेटर लो, हाथ में कैलकुलेटर लो, हाथ में कैलकुलेटर लो, जल्दी से कैश साइकिल मुझे बताओ। इन्वेंट्री में खरीदता हूं, 5 दिनों में बिकती है, 10 दिन का उधार देता हूं, 3 दिन का मुझे उधार मिलता है। कैश साइकिल कितना है? जल्दी से बताओ। इन्वेंट्री में खरीदता हूं सर, 5 दिन जो है मेरे पास रहती है, 10 दिन का मैं आगे उधार देता हूं, 3 दिन का मुझे उधार मिलता है, 12 दिन। बहुत अच्छे। इन्वेंट्री खरीदता हूं, 15 दिन मेरे पास रहती है, 15 दिन मेरे पास रहती है, 15 दिन मेरे पास रहती है, 3 दिन का उधार देता हूं, 1 दिन का मुझे उधार मिलता है। वो कैश साइकिल कितना है? सुभान अल्लाह। सर इन्वेंट्री में खरीदता हूं, फौरन बिक जाती है, फौरन बिक जाती है। रिसीवेबल जो है वो मैं कोई उधार पे नहीं दे रहा माल और मुझे 3 दिन का उधार मिलता है। कैश साइकिल कितना है? हाँ, नेगेटिव। सर ये नेगेटिव कैश साइकिल याद रखो, इट शोज कि आप हाईली लिक्विड हो। पेपर में सवाल आता है नेगेटिव कैश साइकिल का मतलब क्या है? आपके पास पैसा ही पैसा है, दूसरों के पैसों से काम कर रहे हो। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद रेशियो एनालिसिस वाला एरिया, ठीक है ना। सो जो है क्या कहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अपना मलिक जो है मैं नहीं जाना चाहता, बट आई हैव गॉट अनदर मीटिंग, सो मैं एक और सेशन भी रख लूँगा। मुझे जल्दी से बताओ। अज्यूम कर लेना था मुजम्मिल बेटा, अज्यूम कर लेना था। अगर बेस नहीं बताई थी तो अज्यूम कर लेना था। हाँ काविश क्या हुआ बेटा? काविश तो मेरिट होल्डर है हमारी। लव यू टू एहसन। मिनाहिल मेरा बच्चा, ये मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। आई फ्यू पेपर अटेम्प्ट। यार काविश तुम उसे मैसेज पे पूछ लेना मुन्ना, एक्चुअली आई गोट अ गो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह तुम सबका हामी हो नासिर हो। एनपीओ भी करवा देंगे, आज ये करवाया है, एनपीओ भी करवा देंगे। अच्छा, कल काफ़ी बच्चे मुझसे जो है वो पूछ रहे थे कि सर हमें जो है आपसे कुछ क्यूरीज़ हैं, आपका जो है आप अवेलेबल होंगे इंस्टीट्यूट में। यार देखो दो चीज़ें, मैं कल इंस्टीट्यूट में भी हूँगा एसटीटी में। अगर कोई एसटीटी में मिलना चाहे वो आ सकता है मुझसे टाइम लेके। एसटीटी में नहीं तो मैं सुबह केयू में हूँगा, कराची यूनिवर्सिटी में आईबीए में। सो तुम वहाँ भी आ सकते हो, मुझे बस पहले मैसेज कर देना, सही है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। आइए सेट में शेयर कर दूंगा, मेरी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, तुम्हें फ़ायदा हुआ हो तो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए खुसूसी दुआओं में याद रखना। खुदा की कसम ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की मोहब्बत है, सही है, और मेरा एक पैशन है कि मैं तुम लोगों के लिए जो है टाइम निकाल के आता हूँ, वरना टाइम की जो है शदीद कमी होती है। सो शायद तुम लोगों की दुआएं जो अल्लाह ताला ने आज जो है जो भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त दी है, सो खुसूसी दुआओं में याद रखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर तुम ये रेशोज़ की आज वाली वीडियो और जो मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं हिटेटी और जो रिविजन वीडियोज़ हैं वो कर लेते हो तो कुछ हो ना हो रेशो एनालिसिस तुम पेपर में जो है इसकी छतें फाड़ के आओगे इंशाअल्लाह। इस क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से करके आओगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। मुझे फिर बताना तुम लोगों का एनपीओ का काफ़ी फरमाइश आई है तो वो भी मैं करवा दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ गाइस।